जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे बीच हैं आदरणीय श्री सुनील गुप्ता सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एंड मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है एज ए गेस्ट, और मैं आज जो बोलूँगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट जो कुछ हमने किया है उसके अनुसार बोलूँगा। बिल्कुल सर। और हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि सर आप जैसे सम्मानित व्यक्तित्व ऐसे छोटे से मंच पे पधारे हैं, ये हमारे लिए एक विशेष सम्मान की बात है। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं जिससे ये बातचीत काफी आसान हो जाए। साथियों, सर सीनियर फैकल्टी हैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स के। साथ ही सर ने इंस्पिरेशन IAS एकेडमी नाम से एक कोचिंग संस्थान बनाया सर, जिसके फाउंडर और डायरेक्टर दोनों हैं। सैकड़ों चयनित IAS PCS के गुरु हैं सर, अर्थात सर के बहुत सारे स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। और साथ ही सर एक बेहद दिलचस्प इंसान हैं और सिविल सेवा के मार्गदर्शक तो हैं ही। सर, आज हमारा मार्गदर्शन आप बच्चों के बहुत सारे सवालों पर करेंगे, मोटिवेशन पर करेंगे, और साथ ही हम आपका जो विषय है लोक प्रशासन, उस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे, जिसका आज हमें आप मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू सर। पहला सवाल, बच्चों का मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है इस परीक्षा के लिए। सिविल सेवा में मोटिवेशन ना हो तो चीजें काफी खराब हो जाती हैं, तो मोटिवेशन से ही पहला सवाल लेते हैं सर। सर, दो चीजें होती हैं, एक पैशन और दूसरा डिसिप्लिन। तो सर, जुनून और अनुशासन में आप किसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है पहली बार भी। और मैं एक दो चीज़ कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को। पहला है कि जुनून यानी पैशन जो होता है, पैशन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। पैशन किसी चीज़ के लिए होते हैं, पैशनेट होते हैं आप किसी चीज़ के लिए। कोई पैशनेट है म्यूजिक को लेकर, कोई पैशनेट है सिविल सर्विसेज को लेकर के। तो पहले तो ये समझिए कि आपके पास जुनून किस चीज़ का है। अगर आपके पास जुनून सिविल सर्विसेज का है तो वो हो गई कि हमारे पास ये एनर्जी है, एक लगाव है, एक इंक्लाइनेशन है टुवर्ड्स द मिशन। जरूरी है, बिल्कुल, बिकॉज बिना उसके आप उस ऑब्जेक्ट को अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एनर्जी है इसको आप यूज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है जी। ये आपके पूरे गोल को स्ट्रक्चर करता है, ये पूरे गोल को टाइम फ्रेम वर्क में कन्वर्ट करता है, आपको रेगुलरली इवैल्यूएशन के स्टेज में रखता है। तो ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को एक एग्जीक्यूशन के माध्यम से एक प्रॉपरली वेब से काम करें। तो मेरा मानना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं किसकी प्राथमिकता देनी होगी, तो जुनून क्या है कि चलिए इन्नेट पोटेंशियल भी है, कभी कभी भगवान का भी दिया हुआ है कुछ चीज़ उसमें, लेकिन डिसिप्लिन ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुनून तो चलिए ठीक है, आपके दो काम होते हैं कि आप ये समझिए कि जुनून किसके लिए और किसको कैसे करें। आपका डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सर। हमारी जो सिविल सेवा की परीक्षा है, ये सभी चीज़ों का सार हमें तब निकलता है जब हम सफल होते हैं। तो सर, आप परीक्षा के दौरान असफलता के डर का सामना करने के लिए बच्चों को क्या सुझाव देते हैं? असफलता का डर जो होता है ना, फियर ऑफ फेल्योर। पहले तो ये समझना होगा तीन चीज़ें होती है फियर के बारे में। आप फियरफुल मत होइए, आप डरिए मत, बल्कि डर को समझने की कोशिश कीजिए। तीन चीज़ मुख्यतः मैं कहना चाहूँगा। फर्स्ट तो ये कि डर, जो फियर होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आता ही है। अंबानी जी को भी फियर आता होगा, मोदी जी को भी फियर आता होगा। बिल्कुल सर, ये नेचुरल है, आता ही है। दूसरा चीज़ समझने वाली बात ये है कि फियर एक परमानेंट प्रोसेस नहीं है, टेम्परेरी है। ये एक इमोशन है, मोशन खुद ही इमोशन में है, ये इमोशन है, ये एक परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का चीज़ है। बस एक ही कंडीशन है कि इसको आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ फियर है, ठीक है, इट्स ओके, दिस इज नेचुरल फिनोमेना। एंड थर्ड, फियर की लोकेशन को समझना जरूरी है। आप फियरफुल कहाँ होते हैं? आप एक्शन के एरिया में फियरफुल नहीं होते, कर्म क्षेत्र में कभी आपको डर नहीं होता। डर का लोकेशन ही होता है आपका भाग्य क्षेत्र या फिर रिजल्ट कॉन्शियसनेस। जब आप होंगे तब आपको फियर वहाँ पर घेरेगा। लोकेशन ही वही है, रेजिडेंसी। जब भी आपके दिमाग होगा मुझे IAS बनना है, तब तो आप डर जाएंगे। जब आपके दिमाग में नहीं मुझे तो यार GS करना है, CSET करना है, ऑप्शनल पेपर करना है, डर आएगा। तो बेहतर यही है
इस 3 चीज को आप समझिए। पहला, ये नेचुरल है, एक्सेप्ट कर लीजिए नेचुरल है। तो दूसरा, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, ये चला जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन को हमेशा दिमाग में रखिए। रिजल्ट पे रहेंगे तो फेयरफुल रहेंगे, एक्शन कॉन्शियसनेस, कर्मण्यवाधिकार बिल्कुल जो जरूरी है। तो आप इस एरिया में रहेंगे तो कभी भी आपको फियर कभी भी एनकाउंटर नहीं करेगा, डर होगा ही। बिल्कुल सर। मुझे अभी एक बात आपकी बहुत हिट करी कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी कि आपको डर लग किस चीज से रहा है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोला सर आपने। सर इससे तो खैर बच्चे बहुत सीख लेंगे, क्योंकि एक ही कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं होता, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो लोगों को हिट करेंगी और वो लोग समझ जाएंगे। सर अब थोड़ा सा हम यूपीएससी प्रिपरेशन विशेषकर ऑप्शनल को लेकर के थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आपसे ऑप्शनल पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे वाजिब व्यक्ति हैं जो न सिर्फ ऑप्शनल आप पढ़ाते हैं बल्कि आप रिजल्ट के रूप में भी उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे आपके सिलेक्टेड हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, जब अगर हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना हो तो क्या मापदंड होने चाहिए, और क्योंकि वैकल्पिक विषय का अपना महत्व और वेटेज होता है तो इसलिए मापदंड पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जी सर। पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैकल्पिक विषय को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ऑप्शनल पेपर को इन जनरल लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, खास करके 2013 में जब से एक ऑप्शनल पेपर हुआ लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और कहीं ना कहीं रैंक लाने के लिए जरूरी है कि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स होंगे। बिल्कुल सर। अब ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें, तो मेरे विचार से ऑप्शनल के सिलेक्शन में 2-3 क्राइटेरिया को दिमाग में बच्चे को रखना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उनको उसमें रुचि है कि नहीं, इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर, सबसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है, इसलिए और सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि लोग भीड़ में ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में चल रहा होता है। उसको बोलते हैं कि ट्रेंड में आजकल है। ट्रेंड कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। एक तो इंटरेस्ट आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा, ये आप कर सकते हैं एक दिमागी रूप से कि मैं इस ऑप्शनल पेपर को लेता हूं तो एफर्ट मैनेजमेंट है कि नहीं। एफर्ट मैनेजमेंट का मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन जीएस में है भी कि नहीं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज होना चाहिए। बाकी आप कह सकते हैं कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी है कि नहीं रिसोर्सेज का, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है सिलेक्शन का। उसका सिलेबस हमारे रीच में है कि नहीं, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ सिलेबस, ये वो छोटे मैटर होते हैं। बट 2 इम्पॉर्टेंट चीज तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला इंटरेस्ट बच्चों का, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में उसका कंट्रीब्यूशन प्रॉपर है कि नहीं। तो 2 चीज आप लीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ऑप्शनल के अंदर ये कहाँ तक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कई साल क्या, जैसे कि मैंने अभी बातचीत में जिक्र किया ट्रेंड का, कुछ विषयों का क्या होता है कि ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में कि अब ये सब्जेक्ट ट्रेंडी है, तो बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली मुखर्जी नगर में आते हैं तो वो उस ऑप्शनल को प्रेफर करने लग जाते हैं। कई बार कोचिंग संस्थाएं हमें कहती हैं कि नहीं ये ऑप्शनल हम आपको पढ़ा देंगे अच्छे से, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि ऑप्शनल पेपर कुछ भी हो, स्ट्रेटजी हमारे पास में अगर सही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सही है, हमारे पास में उस विषय से रिलेटेड ट्रेंड एनालिसिस सही है, तो मेरे समझ से कोई भी ऑप्शनल पेपर हो बेहतर होगा। और ये बिल्कुल पर्सनल होना चाहिए। आप मार्केट के अनुसार ना चले कि मार्केट में कौन सा ऑप्शनल जा रहा है, कौन सा हमारे सीनियर सजेस्ट करें। आप खुद से पूछिए। 70% फोकस आपके रुचि में होने चाहिए, बिकॉज आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप फोकस करेंगे, और जब आप फोकस करेंगे तभी आप आगे की ओर बढ़ेंगे। जरूरी। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि ऑप्शनल तो लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो उसी ऑप्शनल पेपर के साथ में एक आदमी 350 मार्क्स ला रहा है, वो आदमी ऐसा है कि 200 मार्क्स भी नहीं ला रहा है, क्योंकि रुचि नहीं है उसमें। बिल्कुल सर, वो तो मार्केट के अनुसार ले लिया। तो इससे बचे, रुचि बहुत बड़ा। पर्सनली आप एसेस करें अपने आप को, फिर आप डिसाइड करें। बिल्कुल सर, आप पिछले 22 वर्षों से पवेड के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में मेंटरिंग कर रहे हैं। इस विषय के साथ कई रैंकर्स आपने तैयार किए हैं, वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो पवेड है सर वो एक काफ़ी समय से लोकप्रिय विषय बना हुआ है? बिल्कुल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप देखेंगे, इस बार भी 11th रैंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी, आप उनका इंटरव्यू देखिए। इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कहा कि सर हमारे पास में ऑप्शनल तो बहुत है, मैं तो खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने बहुत सारे ऑप्शनल को देखा, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस बड़ा इंटरेस्टेड लगा और मैंने उसको लिया। तो अब तक जितने बच्चों से मैं
इंटरेक्ट कर चुका हूँ उसके अनुसार मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जो पाया कि पहला कि ये सब्जेक्ट उसके दिल के बहुत करीब है। ये सब्जेक्ट वही चीज को डील करता है जो वो करने जा रहे हैं, यानी कि आईएएस बनने से पहले आईएएस की तैयारी। आईएएस की तैयारी वो बताता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसा होना चाहिए, उनके पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकता है। तो शुरू से लेकर अंत तक के पूरे डायनामिक्स को डील करता है, जो उसको डील करना उसको ऐसा लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो पहला तो इम्पोर्टेंट है कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना नहीं होता, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने मतलब इंटरेस्टेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो हमने कहा ना कि इनका कंट्रीब्यूशन है जीएस। तो जीएस के आप सेकंड पेपर को देखें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, गवर्नेंस इज कंप्लीटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज देयर। और अगर आप देखेंगे पेपर थर्ड में तो सिक्योरिटी इशू जो है दैट इज कॉल्ड द लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आप चलें पेपर 4 में चलें एथिक्स में, तो एथिक्स का जो लास्ट वाला जो एरिया होता है ना, केस स्टडीज, आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ये सिचुएशन आ गया तो क्या डिसीजन, तो क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, इट इज कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि पेपर 2 का, 3 का और 4 का काफी कंट्रीब्यूशन, अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो अबाउट 40 से 50% तक कंट्रीब्यूशन जाता है। तो जाहिर है उनको लगता है कि एफर्ट मैनेजमेंट भी सही है, तो दिल से भी जुड़े हुए हैं और दिमाग से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर हो गया। बिल्कुल सर। लेकिन सर मेरे मन में एक सवाल और है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। जैसे मैं खुद एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ, उसके साथ ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। और मेरा 2018 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल मैंने चूज़ किया, बट मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे उतना एक्सपोजर नहीं दिखता, चाहे टीचर्स का या स्टडी मटेरियल के लेवल पे। मेनली होता है गाइडेंस, मेन गाइडेंस है। तो उस वजह से मैंने 2019 में क्विट कर दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर मैंने हिंदी साहित्य लिया, जो मेरे अपने रुचि का विषय बहुत पहले से रहा है, बैकग्राउंड भी है क्योंकि मैं पीजी भी हिंदी में हूँ। लेकिन सर ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ये सवाल है कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर पबैट को क्विट करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इस पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कारण क्या समझ में आता है? बहुत बड़ी रीजन तो ये है कि ये डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदी मीडियम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मटेरियल जो है बहुत लिमिटेड है। हाँ सर। लोक प्रशासन में जितनी मटेरियल होनी चाहिए, सामग्रियाँ होनी चाहिए, वो है, ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो कंटेम्प्रेरी एरिया से आता है। कुछ क्वेश्चंस जर्नल से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस किसी एडिटोरियल से आते हैं, और एडिटोरियल जर्नल्स में भी एक लिमिटेशन। बिल्कुल। हालांकि अगर जो बच्चे के अंदर जुनून है, जो आपने कहा था, जुनून अगर होता है तो बच्चे गूगल ट्रांसलेशन का भी यूज कर लेते हैं। आजकल तो एआई है, तो ओपन एआई का भी सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं और उसको ट्रांसलेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल को आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये लिमिटेशन नहीं रहा, वो अलग सी बात है, शब्दार्थ हो जाते हैं, आप उनको अपना भाव देकर के भावार्थ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब कोई लिमिटेशन रहा। हाँ, थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को डायरेक्टली एसेस हो जाते हैं, हाँ। हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा ट्रांसलेशन के थ्रू असेसमेंट करना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बट अगर जुनून है तो हाँ, तो हो जाता है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहे, जैसे 55th रैंक हमारे आए थे, एक जितेंद्र कुशवाहा जी। ये किस ईयर की है? ये ईयर की बात कर रहे हैं 2007। अच्छा। अभी महाराष्ट्र अकेडमी आईएएस से। ओके। वो बच्चे का क्या था कि हिंदी मीडियम का था, अब मैं डिस्कशन करता था इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में डिस्कशन होती नहीं। वो डिस्कशन को कर लिया, बीच में आया उसको डाउट हुआ कि सर यहाँ पर ये डाउट है मेरा। जब उसकी बुक को हमने देखा, जब उसके नोट्स को देखा, तो पूरे नोट्स उनके हिंदी में कन्वर्टेड थे। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर मजबूत था उसका कि मैं इंग्लिश में वहाँ लिखता था, वो हिंदी में कर देता। हमने कहा क्या बात है तुम्हारी 55th रैंक आया दिवेंद्र। उसी तरह से एक और हमारा स्टूडेंट था 128th रैंक, राजीव रंजन। राजीव अभी भी झारखंड के रहते हैं। सेम थिंग, तो मैटर नहीं करता, आप इंग्लिश वाले आदमी से भी मिलिए, हम लोग भी हैं, काफी बच्चे हमारे हिंदी में लिखते रहते हैं। बिल्कुल। हाँ सर, एक चैलेंज होता है, बट हाँ करने वाले करता है। बिल्कुल। सर एक सवाल कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आजकल मेंटरशिप बहुत ओवररेटेड मामला मैं समझता हूँ कि हो गया है। मेंटरशिप कोचिंग इंडस्ट्री का एक नया और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं?
मेरा ऐसा मानना है संदीप जी कि मेंटरशिप रिक्वायरमेंट है आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। जी बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एडटेक मार्केट आने के बाद, खास करके एडटेक मार्केट आने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन आगे बढ़ा, साथ साथ में ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ी इनसिंसियरिटी भी देखने को मिली जी। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का फोकस टीचिंग से ज़्यादा पब्लिसिटी पे चला गया। रील्स पे। हाँ, ये रियल सिचुएशन है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बच्चे, जो ऐसी बात नहीं है, टेक कंपनियां भी ऐसे हैं जो काफ़ी सिंसियर फैकल्टी, हम लोग खुद ही ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, राइट, हमारा भी अपना प्लेटफॉर्म है। तो होते क्या है ना कि बच्चे अगर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो कुछ चीज़ तो मिस हो जाती है। पर्सनल जो सोच होती है ना, आप ऑफलाइन में रहते हैं तो आपके पर्सनालिटी है, डाउट्स आप पूछते हैं, एक बार आते हैं, मिलते हैं। सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा जो हम लोग कहते हैं ना कि ये एडटेक के माध्यम से मेंटेन नहीं हो सकता, एक पर्सनल रिलेशन तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में एक पर्सनल गाइडेंस होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इंफॉर्मेशन एज में बच्चे इतने कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम लोग के ज़माने में इंफॉर्मेशन की स्कार्सिटी थी, अब आप लोग के ज़माना ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतनी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन को छोड़ना है। तो ऐसे में एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, एक्सेस ज़्यादा है। हाँ, जरूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए मेंटरशिप प्रोग्राम, बट ये प्रोग्राम बहुत रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का भी दायित्व बनता है। बिल्कुल। सर, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो टाइम मैनेजमेंट सर एक रणनीति का हिस्सा भी है, कृपया इस पर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। संदीप जी, मेरा ऐसा मानना है ना कि दो एस्पेक्ट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट को ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर पाएंगे जी। एक होता है टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आप टाइम को डिफाइन करते हैं, हर एक चीज़ पे लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है। बट उसके साथ इंपॉर्टेंट है टास्क मैनेजमेंट, टास्क मिशन को सब मिशन में तोड़ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले टास्क को मैनेज कीजिए, फिर टाइम बाउंड कीजिए। इन जनरल लोग करते क्या है कि सिर्फ टाइम को पहले प्राइमेसी देते हैं, फिर टास्क को देखते हैं। नहीं, आप पहले टास्क को मैनेज कर लीजिए, फिर टाइम फ्रेमवर्क में उसको डील करें और इसके बाद फिर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ में उसको डील करें। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम होना चाहिए, हर एक चीज़ का टाइम बाउंड होना चाहिए। सर, एक चीज़ ये होता है ना कि कोई बच्चे किसी दिन कोई मूवी देखा या कुछ और चीज़ देखा जिससे ओवर मोटिवेटेड हो गए और 12 से 15 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बना डाला और उसको ले जाकर के चिपका दिया अपने टेबल के सामने, लेकिन वो बच्चे कर नहीं पाते। ऐसी दशा में उस चीज़ को कैसे मैनेज करें, वो थोड़ा सा। एक्चुअली ये जो आप डिस्कस कर रहे थे वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट है जी। जब आप प्लानिंग बनाते हैं तो प्लानिंग में 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपके प्लान में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक इतने घंटे में खत्म होगी, मिशन मेरा इतने साल तक चलेगा। एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए जी। ये नहीं मोटिवेशन में आके कर दिया, नहीं, ऑथेंटिसिटी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्लान में इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल के बीच में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए जी। दो चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपके स्ट्रेटेजिक प्लान के अनुसार वो डील करेगा। आप होते हैं, ठीक है, बहुत मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है, आप करते हैं, इट्स ओके, ये नेचुरल है, बट आपको समझना होगा कि मेरा एक अपना डिसिप्लिन है, मेरा एक अपना प्लानिंग है, मैं इसके अनुसार ही चलूँगा। सर, हमारी बातचीत यूँ कहें कि काफ़ी स्ट्रेटजी पे, टाइम मैनेजमेंट पे हुई, लेकिन अब थोड़ा सा इस बातचीत को हल्का करने के लिए हमने एक राउंड बनाया है, रैपिड फायर राउंड। और ये इसमें ये होता है सर कि आपसे हम 5 छोटे-छोटे सवाल, उसके आपको छोटे-छोटे जवाब देने होते हैं। तो सर, पहला सवाल होगा कि आपके दिल के करीब सबसे करीब कोई किताब जिसने आपकी सोच को बदला। एक बुक जिसने हमें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया जी, तो वो बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी का लिखा हुआ। ओके सर। और दूसरे बुक ने जो हमें स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म किया वो था इमोशनल वेलनेस बाय ओशो, रजनीश ओशो जी का लिखा हुआ बुक। ये दोनों ने बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो मेरे पर्सनालिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट है दोनों को। बिल्कुल सर, आपका जो कोचिंग संस्थान है इंस्पिरेशन IAS, आप बाकी संस्थानों से इसे अलग कैसे देखते हैं? संदीप जी, बाकी संस्थानों के साथ तो हमने कंपैरिजन कभी किया ही नहीं जी, बिकॉज इंस्पिरेशन IAS एकेडमी
जब हमने लॉन्च किया था तो हमारा पर्पस था ही नहीं कि हमें आगे निकलना है। हमारा पर्पस यही था कि हमारे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका लेवल को एसेस करना, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये इस गैप को हम कैसे पूरा करें। बस हमने फोकस यही किया कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे पूरा किया। अभी तक हमारा फोकस भी यही है। इसलिए कभी भी हमने इनकी मेथोडोलॉजी उनकी मेथोडोलॉजी को ठीक है देखा, लर्न करने के लिए, बस समझने के लिए। तो बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते कि क्या अलग है मेथोडोलॉजी समथिंग, बिकॉज जो कुछ हमने देखा बस इसी मिशन के लिए देखा। जी जी, इसलिए कहेंगे कि बस खुद ही बिल्कुल। सर एक सवाल है आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, कोई एक ऐसी आदत जो आपको डिसिप्लिन रखती हो जिससे कि लोगों को ये चीज़ सीख मिलेगी? डायरी राइटिंग की हमारी आदत है। हमेशा सोने के पहले एक बार कुछ चीज़ों को क्या क्या हमने आज किया उसके बारे में एक इवैल्यूएशन लेते हैं और क्या करने वाले हैं कल, इसके बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट वाइज अप्रोच के साथ में डील करते हैं। तो ये एक आदत, अच्छी आदत है। अच्छा सर, डायरी राइटिंग वाले कई टाइप के लोग होते हैं। जैसे एक आप बता रहे हैं कि डेली लिखना, जैसे मैं हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से डायरी राइटिंग करता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ लिखता हूँ जैसे मेरे जीवन में कहीं टर्निंग पॉइंट आ गया तो उसको मैं डायरी मेंशन करता हूँ। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत सारे तो यूपीएससी के अभ्यर्थी होंगे इससे सीख पाएंगे। आप अपने डेली टास्क को भी लिख सकते हैं, टास्क को मैनेज, या मेरी तरह कभी कोई दिमाग में बात आई या उसको लिख दिया। बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ होना चाहिए। टास्क को भी मैनेज कीजिए, टाइम को भी मैनेज कीजिए। आपने कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग किया है उसको भी मैनेज कीजिए। बिल्कुल ठीक है, आप देखिए। अच्छा सर, मैं एक सवाल पर्सनल पूछूंगा कि अगर आप मेंटोर ना होते यूपीएससी के फिर क्या होते? कभी तो सोचा नहीं था जी। पहले तो मेंटोर होने के लिए नहीं सोचा था जी। तो हमने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद हमारी एक कहते हैं ना जुनून, एक था कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। तो आईएएस की तैयारी भी की अपने, नहीं हुआ, इट्स ओके, वहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें एक मेंटर का रोल लगा कि ठीक है हमारे अंदर एक पोटेंशियल है, आईएएस नहीं बने तो आईएएस बनाओ। एक ऐसा एक सोच आया, बिल्कुल, कहाँ से सोच आया पता नहीं, लेकिन ये सोच आया, बस उसके पीछे रह गए। शायद अगर मेंटर नहीं होते तो कहीं ना कहीं पे एमएनसी वगैरह में कोई तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होते, मुझे ऐसा लगता है कुछ। और सर बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो बन नहीं पाते वो लोगों को बनाते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं होता जीवन में। सर कोई एक ऐसा कोट या एक वाक्य जिसे आप अपनी लाइफ का एक मंत्रा मानते हैं? ये तो मैं बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ जी। हमेशा बच्चों के साथ मैं कहता हूँ कि नो पास्ट नो फ्यूचर, 100% प्रेजेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। तो पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर को भी भूल जाइए, वो दोनों वर्चुअल है। प्रेजेंट ही आपका सत्य है, यही सत्य है। इसी में जो आपको करना है वहाँ पे, पास्ट में जो हुआ उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, फ्यूचर में जो होगा उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, प्रेजेंट है उसको भी एक्सेप्ट करके रियलिटी मान के अब कोई भी काम करेंगे प्रेजेंट में करेंगे। आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, फैमिली में क्या बन रहा है नहीं पता, बिल्कुल, खाना क्या बन रहा है पता नहीं, आपके साथ जुड़े हुए। बिल्कुल सर, बहुत शानदार। सर इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। हमारी बातचीत अंतिम पड़ाव में है और इस अंतिम पड़ाव में हम सेगमेंट 5 में उसको लाइफ लेसन और मैसेज के से करके देखते हैं, इसको एक नाम देते हैं और इसमें हम अब आपको एक नॉस्टैल्जिया के दौर में ले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अगर आज आपको समय मिले, एक टाइम मशीन होती है ना जिससे आगे पीछे जाया जाता है, अगर आपको समय में पीछे जाकर के 21 वर्ष वाले सुनील गुप्ता जी से मिलने का मौका मिलो, बिल्कुल यंग डायनेमिक डोरेमोन टाइप का, हाँ, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं जिससे उनकी जो यूपीएससी जर्नी है वो आसान हो जाए? ये हम इसलिए पूछते हैं आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जो अभी 21 वर्ष के होंगे, जो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करने वाले होंगे, उनको एक दिशा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया, लेकिन ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है जी। अब तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका, तो अब मैं अगर उस समय होता तो सजेशन अपने आप को क्या देता? पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज सजेशन ये था कि कमिटमेंट आपके पास में होनी चाहिए। आईएएस देन आईएएस, ये नहीं कि आईएएस भी कर रहे हैं, टीसीएस भी कर रहे हैं, एसएससी भी कर रहे हैं, बैंक पीओ भी कर रहे हैं, नहीं। आपको अगर लगता है कि आईएएस से डर लगता है कि भाई पता नहीं अनप्रेडिक्टेबल है, क्या है नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, 2 साल के लिए तुम कमिट कर दो। भाई 2 साल में आईएएस तो आईएएस ही में पूरी एनर्जी पूरी ताकत में झोंको। शायद उस समय के सुनील गुप्ता नहीं कर पाए,
बहुत जगह पर डिमांड कराया। जी तो कमिटमेंट होना जरूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी के साथ में किसी भी चीज़ को डील कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक एक्शन प्लान हो और एक्शन भी हो। बहुत सारे बच्चों के पास एक्शन प्लान होता है लेकिन एक्शन ही नहीं होता, वो कल करेंगे, उनका कल आता नहीं, तो प्रेस्टिनेशन में ज़िंदगी जीते हैं। तो दो चीज़ होना चाहिए, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। सर ये वाली बात कहाँ तक सही है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहिए, जो आपका लक्ष्य है उसी की तरफ रहिए? हाँ वही तो, जैसे मेरे साथ भी यही है कि मैं यूपीएससी और पीसीएस के अलावा कोई भी दूसरा एग्जाम नहीं देता। इसे आप कैसे देखते हैं, ये जिद है या ठीक है? नहीं, आप मैनेज कर पाते हैं तो ठीक है। एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ टास्क मैनेजमेंट। अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो ठीक। अब आपने पीसीएस लिया तो यूपीएससी के साथ आप केरला पब्लिक सर्विस कमीशन पकड़ ले, तो ये इनकंसिस्टेंसी होगी। बिल्कुल। अगर आप यूपीएससी के साथ में बीपीएससी को है, झारखंड पब्लिक पकड़ा हुआ है आपने, यूपीपीएससी पकड़ा हुआ है, तब तो ठीक है, सिलेबस मिलता जुलता है, हाँ ओवरलैपिंग है, 10% का थोड़े बहुत में डिफरेंसेस है, उसको हम पूरा कर सकते हैं कंपनसेटरी मेजर से, वहाँ तक ठीक है, 10% तक मैनेज हो सकता है। अब 20% प्लस मैनेज करना पड़ जाए किसी मिशन को, तब तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना यूपीएससी से। बिल्कुल। तो बेहतर है कि आप यूपीएससी पहले कर लें, नहीं होता तो फिर देखेंगे। बिल्कुल सर, अब इस बातचीत का आखिरी सवाल हम आपसे करने वाले हैं, और आखिरी सवाल में ये है कि सर मान लीजिए लाइफ एज्यूम करते हैं, एक मिशन हो, तो आज के युवा जो है उस मिशन को कैसे जिए? पहली बात संदीप जी, लाइफ मिशन होता ही नहीं है। लाइफ तो एक नेचुरल है, न्यूट्रल होता है। मिशन तो हम देते हैं लाइफ एक पानी की तरह, उसको जिस कलर में आपको रंगना है आप रंग। कोई म्यूजिक के कलर में रंग रहा है, कोई यूपीएससी के कलर में रंग रहा है, कोई एसएससी के कलर में रंग रहा है, वो आप डिसाइड करें। सबका अपना अपना। तो आप जिंदगी को जीजिए, न्यूट्रल रहिए। जिंदगी ने आपको हैप्पीनेस दिया है, जिंदगी ने आपको एक मोटिवेशन दिया है, आपको शरीर दिया है, मन दिया है, भावना दिया है। आप इस चीज़ को देखें कि ये पूरे चीज़ का यूटिलाइजेशन आप इस ज़िंदगी में, यानी 70 साल की ज़िंदगी में आप कैसे कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस तो आपको आता है 21 साल में, 21 से बाकी जो ज़िंदगी बचा हुआ है वहाँ पर आप कैसे हैप्पी रह सकते हैं, कौन सा इंटरेस्ट एरिया आपका है, उसको एक मिशन का रूप दीजिए, टास्क को मैनेज कीजिए, बस भगवान पे भरोसा रखते हुए निकल जाइए। बिल्कुल, बहुत शानदार बात सर। इस बातचीत से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप जो लोग देखेंगे उनको भी, आपके स्टूडेंट और बाकी जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, यूपीएससी और ज़िंदगीनामा फैमिली के लोग भी देखेंगे और इस बातचीत से बहुत कुछ सीखेंगे। साथियों, यदि ये बातचीत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से और भी गेस्ट आते रहेंगे। और सर का ये पहला पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं है, सर को हम समय समय पर डिस्टर्ब करते रहेंगे आपसे मिलवाने के लिए, और आपको एक गाइडेंस सर लाइफ के साथ साथ सर को एक बड़ा अनुभव है यूपीएससी के बच्चों को गाइड करने का, उसी तरह से मिलवाते रहेंगे। सर, इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा बच्चों से भी जी कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप इनके चैनल पे शेयर करें। ये हमारे पास में एक इंटरलिंक के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो कोई भी डाउट्स आपको अगर होता हो, चाहे वो डाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट का हो या फिर वो डाउट एकेडमिक मैनेजमेंट का हो, आप इनको बताइए चैनल के थ्रू। चैनल एक मीडियम हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जुनून है, जैसे इन्होंने कहा था कि जुनून, इनका एक जुनून है, इनका एक डिसिप्लिन भी है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से भी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।